हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो आपके पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आपको मैंने वहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू थी वो निकालने बताई थी कि आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता क्या है। उसके यूनिट्स मैंने निकाल के बता दिए हैं और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए अब थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं, दैट इज़ जो कि हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑफ गैसेस। बेसिकली अभी तक जितना भी आपने चीजें पढ़ी वो सारी एक्सपेरिमेंटल पढ़ी। बोलने का मतलब ये है, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ अगर आपने सभी सब कुछ देखा है तो वो सारा का सारा क्या है, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल आपके पास वेरिफिकेशंस थी जो कि गैसियस आपके पास शो करती हैं। अब हमने थ्योरेटिकल बेसिस देखना है जो कि इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा क्यों होता है। तो इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरी दी गई है, दैट इज आपके पास काइनेटिक गैस थ्योरी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो आपके पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको दिया है, उसमें आपके पास मैं कुछ एक नेम्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसियस। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि आपके पास गैसियस नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए अब कुछ एक पोस्टुलेट स्टडी कर लेते हैं जो आपके पास यहाँ पे इस थ्योरी में मेंशन किए गए हैं। बेसिकली चलो पहले मैं पोस्टुलेट लिख देता हूँ। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए एक बात आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपको आगे दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करनी है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली जो गैस है उसका जो बिहेवियर है हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एक जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, दैट इज अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो देखने वाले हैं हम क्या है वो, उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि हम इन्हीं पोस्टुलेट से डिराइव करेंगे। तो चलिए फर्स्ट आपके पास यहाँ पे मैं पोस्टुलेट आपको बता देता हूँ, दैट इज पहला है कि ऑल गैसेस क्या है, जो टोटल आपके पास जो गैसेस हैं उसमें आपके पास जो कंपोजिशन रहती है, मतलब आपके पास जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज्ड रहेंगी, वो क्या रहेगा उसमें, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे आपके पास, दीज आर स्मॉल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जिसको कि मतलब आपके पास गैस में एक यूनिट के तौर पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ। गैस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके पास गैस की, उसी को मैं मॉलिक्यूल कहता हूँ। तो बेसिकली आपके पास क्या है, अगर मेरे पास कोई गैस है, ये आपके पास गैस है, तो गैस में आपके पास देखिए ये जो मैंने आपके पास पार्टिकल बनाए हैं, ये अगर ये आपके पास मैं बात कर रहा हूँ तो ये अब आपके पास क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, हर एक रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। तो मतलब आपके पास गैस जो है वो आपके पास किससे बनी होगी, दीज आर मेड, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसको आपने लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल या extremely small identical particles
आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। यहां लिख रहा हूं आगे थोड़ा, कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पहला आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका पोस्टुलेट है या आपके पास पॉइंट है किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब मैं आपके पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो सेकेंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या रहता है वो अब आपके पास यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली मैं ये लिख रहा हूँ कि क्या, वॉल्यूम occupied volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas, as compared to the total volume of the gas। तो अब आपके पास यहाँ पे जो गैस का जो मॉलिक्यूल है, अगर वो उसकी वॉल्यूम की मैं बात करता हूं तो वो क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैं अभी आपके पास एक कंटेनर बना दिया, इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल ये है, और इस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है मैं क्या कर रहा हूँ, Vm कंसीडर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है गैस का V है। तो V जो है वो बहुत 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 बड़ा है एज कंपेयर टू क्या, Vm। तो मीन्स टू से दिस इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो टोटल वॉल्यूम है किसका, गैस का। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, बेसिकली वहां पे लार्ज डिस्टेंसेस रहते हैं, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा मतलब डिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो आपके पास क्या पोजेस करती है, अब आपके पास ग्रेटर वॉल्यूम पोजेस करती है, और जिसकी वजह से अब आपके पास यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, कौन सी, टोटल गैस जो है वो आपके पास इतना ज्यादा ऑक्युपाई करती है कि उसकी कंपैरिजन में अगर मैं मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लूं तो वो अब आपके पास बहुत कम रह जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करता हूं आपके पास। तो थर्ड पॉइंट, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके पास एनिमेशन में भी बनाऊंगा इस टॉपिक को, लेकिन बाद में इसको मैं एनिमेशन में डिस्कस करूंगा। अभी हमारे पास थोड़ा सिलेबस का इश्यू है तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास मैं आपके पास बता देता हूं कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं मूव्स इन ए सीजलेस रैंडम मोशन, रैंडम मोशन में वो मूव करते रहते हैं गैस में। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि जब भी वो मूव करते रहते हैं तो रेंडमली मूव करते रहते हैं, इस तरीके से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रेंडमली वहां पे करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, चौथा अगर मैं पॉइंट बोलूं तो आपके पास ये जो आपके पास मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के बीच वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग देयर मोशन, ड्यूरिंग देयर मोशन they constantly collide with each other and with the wall of container, wall of container। ठीक है, तो अब आपके पास जब यहाँ पे ये कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से क्या मतलब, आपके पास यहाँ पे मतलब मैंने क्या बता दिया आपको कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर देते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन। ऐसा नहीं है वो अपने में कोलाइड करते हैं, वो आपके पास क्या हो सकता है, अपने में भी कोलाइड कर सकते हैं और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी क्या कर सकते हैं, वो कोलाइड कर सकते हैं। अब आपके पास जब ये कोलिजन होता है, अब इस कोलिजन की वजह से गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ अब आपके पास, दैट इज जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर फिफ्थ। और अगर आपके पास मैं नंबर फिफ्थ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको एक बात मैंने आपके पास पहले डिस्कस कर ली कि क्या, जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं या आपके पास जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल में आपके पास किसकी बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, कोलिजन शो करते हैं, या गैसेस जो हैं वो क्या कर सकती हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास किसके साथ, वॉल के साथ क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे जो कोलिजन यहाँ पे होते हैं किसके बीच में,
जो मॉलिक्यूल है और उस जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसके साथ, उसकी वजह से गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, गैसेस exert pressure due to the collision between gas molecule between gas molecule and the walls of container and the walls of container, कि जो आपके पास कंटेनर की जो वॉल है उसके साथ जब आपके पास मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब नेक्स्ट जब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि अब आपके पास यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज पोजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स, gaseous molecules can possess different velocities, और आपके पास यहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट वेलोसिटीज क्या कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटीज इंक्रीज करती हैं विद टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज लास्ट पॉइंट, कि अगर मैं बात करता हूं तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन की बात करता हूं, तो ये जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन है इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता किसके ऊपर, मतलब आपके ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा किसके ऊपर, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स remains unaffected by gravitation। तो ये आपके पास कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए, और किसके लिए डिस्कस किए, बेसिकली मैंने ये डिस्कस किए हैं आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उसके लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपके पास, दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि हमारा सबसे जो मेन मोटिव यहाँ पे है वो आपके पास डिस्कस करना है क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन। जब मैं आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात करूंगा तो किसकी बात करने वाला हूं, प्रेशर की बात करने वाला हूं। तो आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू 1/3 mn, यहाँ पे v स्क्वायर लिख रहा हूं, v अभी मैं आपके पास बता रहा हूं, दिस इज v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होती है, बाद में जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये है v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर मुझे ये बताना है आपके पास कि p क्या है, तो p इज द प्रेशर, v is the volume, m is the molar mass, and n is the number of molecules, and v square, v जो मैं आपके पास बात कर रहा था वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। देखिए अब अगर आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन के जो है वो डिराइव करनी है तो पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही डिराइव करेंगे। तो मींस टू से अब आपके पास मैंने वहां पे बोला है कि मुझे निकालना क्या है, प्रेशर निकालना है। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो उसकी बात करनी है, तो प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं आप, तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है उसको मैं यहाँ पे आपके पास पहले डेरिवेशन को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बेसिकली हम किस किस तरीके से मूव कर सकते हैं और एंड में कौन सा रिजल्ट आपके पास इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली
हमारे पास प्रेशर क्या होता है आपके पास, आपको पता ही होगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं फोर्स निकाल दूं तो आपके पास मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्रेशर भी निकाल सकता हूँ। अब आपके पास फोर्स क्या होता है आपके पास, इट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या होती है आपके पास, दिस इज चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास क्या होती है, फोर्स। तो मीन्स टू से अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकाल दूं और उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे फोर्स मिल सकती है। तो मीन्स टू से बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम। और मोमेंटम मैं इजिली निकाल सकता हूं कैसे, जब आपके पास मॉलिक्यूल इज मूविंग और कोलाइडिंग विद समथिंग। ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम की बात करता हूँ। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली पी, पर यहाँ पे मैं अभी आपके पास मोमेंटम पी से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मास जो है आपके पास मॉलिक्यूल का वो m है, क्या है m, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी से आपके पास क्या निकलेगा, मोमेंटम। तो बेसिकली मीन्स टू से अगर आपके पास मैं बात करूं तो कोलिजन से पहले आपके पास जो मोमेंटम था उसकी बात करूंगा और कोलिजन के बाद में जो मोमेंटम था उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है, अगर आपके पास फिर मैं मोमेंटम निकाल पाया तो आपके पास मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, फिर यहाँ पे फोर्स तक पहुंच सकता हूँ, और फोर्स के बाद कहां तक पहुंच सकता हूँ, प्रेशर तक पहुंच सकता हूँ। तो मीन्स टू से फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, मोमेंटम। और मोमेंटम किसका निकालना है, दैट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, एक का नहीं निकालना, क्योंकि एक का निकालने से थोड़ी बात बनने वाली, क्योंकि प्रेशर तो आपके पास जो मॉलिक्यूल जितने सारे हैं गैस में, गैस के, वो आपके पास कंटेनर से जब कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी बात करने वाला हूँ। तो मोमेंटम एक हो गया, पॉइंट्स मतलब फर्स्ट टाइम जो निकालना है। फिर बाद में हमने फोर्स निकालनी है, फोर्स निकालने के बाद प्रेशर निकालेंगे, और प्रेशर के बाद कुछ ज्यादा खास नहीं है, उसके बाद हमने क्या रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे कि v वेलोसिटी जो किसी कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट होगी तो उसको क्या, दैट इज v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिप्लेस करने की कोशिश करनी है मैंने। ठीक है, इक्वल नहीं मैं बता रहा, इक्वल नहीं है साइन, लेकिन भाई मतलब मैं आपके पास कह रहा हूँ कि ये रिप्लेसमेंट करेगा किससे, v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, वो सीखना है। तो ये आपके पास, ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया एट स्टार्टिंग की इक्वेशन क्या है आपके पास। अब हम इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करके बताया गया है। तो जैसे मैं अभी आपके पास सॉल्व करके बताऊंगा, प्लीज आप वैसे ही करना। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक्स में मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस हिसाब से डेरिवेशन दी गई होगी, और मैं स्पेसिफिक बुक यूज कर रहा हूँ इस इन डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, तो प्लीज आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपके पास ये डेरिवेशन गलत भी दी जाती है। तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा अभी आपके पास कि उस तरीके से आप डेरिवेशन मूव कीजिए, उस तरीके से इसको डिराइव कीजिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर बना रहा हूँ, एक वेसल बना रहा हूँ, ये एक वेसल बना रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर उतने अच्छे से ना बना पाऊं, लेकिन जब एनिमेशन आएगी तो आपके पास परफेक्ट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या करना था और कैसे करना था। लेकिन फिर भी अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ये स्ट्रक्चर इतनी अच्छी बन जाए कि आपको पता चल जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ आपके पास। मैं अभी आपके पास एक वेसल कंसीडर कर रहा हूं, और उस वेसल में बेसिकली, इस वेसल में बेसिकली मुझे क्या करना है, गैस फिल करनी है। और गैस कौन सी फिल कर रहा हूं इसमें मैं, आपके पास यहाँ पे मैं जो गैस फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके पास आइडियल गैस फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब अभी यहाँ पे आइडियल गैस मुझे यहाँ पे फिल करनी है। तो ये आपके पास मैंने कंटेनर आपके पास बना दिया। ये आपके पास एक कंटेनर बना दिया मैंने। ठीक है, देखिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन बहुत इजी है, आप इजिली समझ जाएंगे। मैं सिर्फ इस फेज की बात करने वाला हूं जहां पे कोलिजन्स होने वाले हैं। इस फेज पे आपके पास कोलिजन्स होने वाले हैं, तो आपने याद रखना है कि कौन से फेज पे मैं कोलिजन्स की बात करने वाला हूं। इस फेज को मैं क्यू बोल रहा हूं, इस फेज को मैं क्यू बोल रहा हूं।
तो ये आपके पास फेज कौन सा बता दिया है, फेज मैंने बता दिया आपको क्यू, तो ये क्यू फेज है आपके पास, ठीक है। हालांकि आप इसको नंबर भी कर, मतलब आप नेम कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने ए, बी और सी और डी से लिख दिया इसको फेस को, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे मैं एक और फेस बनाता हूँ, वर्चुअल फेस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आपके लिए इसको समझना और क्लैरिफिकेशन इजिली हो जाए, तो इस वर्चुअल फेस से आपको मैं कुछ एक चीजें अभी आपके पास एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वर्चुअल फेस यहाँ पे मैंने एक बना दिया आपके पास, ये वाला एक वर्चुअल फेस बना रहा हूँ। ये मैंने एक वर्चुअल फेस बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल फेस में इस तरीके से मैंने ये वर्चुअल फेस आपके पास बता दिया। वर्चुअल फेस मतलब नथिंग बट ये क्या कर रहा है, ये एक कंपार्टमेंट बना रहा है, एक्चुअल में ये सेपरेट कर रहा है। सेपरेट कर रहा है मतलब कुछ नहीं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री बना रहा है इसमें, ठीक है। अब आप इसको मैं क्यों बना रहा हूं आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। ये ठीक है। अब आपके पास मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस आपके पास, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं अभी एस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है अभी आपके पास क्या है, एस है। और यहाँ पे जो एरिया है इसका जो फेस का, वो कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम आपके पास इसका आया, ये वाला, ठीक है। इसको मैं अभी डायरेक्टली वॉल्यूम की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे जो चीजें एक्सप्लेन करनी है उसको प्रॉपरली समझते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक जो आपके पास मॉलिक्यूल है, मैंने आपको समझा दिया है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वो आपके पास इस तरफ को मूव कर रहा है। आपको क्लैरिफिकेशन अगर दिख नहीं रहा होगा तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये बता दिया, ठीक है। इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस बेसिकली, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, मतलब यहाँ पे इसकी एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी है वी एक्स, ठीक है। ये अब आपके पास क्या है, इसकी वेलोसिटी है, दैट इज वी एक्स कंपोनेंट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे एक और मॉलिक्यूल बनाना है, यहां पे एक मॉलिक्यूल बना देता हूं मैं, सेकेंड मॉलिक्यूल है। और ये भी आपके पास आगे को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए, जो मैंने आपके पास यहाँ पे जो चीजें आपको बताई हैं वो प्रॉपरली समझने के लिए, अब आपके पास मैं इसको क्लैरिफिकेशन जो करनी है मुझे, कि एस किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, वो आपके पास यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करना है आपके पास। देखिए ये जो आपके पास मॉलिक्यूल मैंने रेड में आपके पास बताया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है विद वेलोसिटी v x से अगर ये चलता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा t में, ये करता है इस फेस पे, फेस क्यू पे क्या कर जाता है, कोलाइड करता है, ठीक है। क्या किया मैंने, यहां से अगर ये मूव किया तो कौन से फेस पे, क्यू पे कोलिजन कर गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो डिस्टेंस चलना था वो कितना चलना था, एस डिस्टेंस इसने चलना था। और ये जो एस डिस्टेंस चलना था इसने कितने में, टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इसने ये चलना था, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से चलेगा तो आराम से ये फटाफट क्या करेगा, आराम से मतलब इस फेस पे क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इस फेस पे कोलिजन कर रहा है तो मतलब कि आपके पास वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं ज्यादा नहीं मतलब इसको बताऊंगा क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्या होता है। तो वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब एस निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू क्या, टाइम। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, दैट इज यहाँ पे वी एक्स के बराबर है, इनटू टाइम क्या है, डेल्टा टी के बराबर है। तो मीन्स टू से यहाँ पे जो एस है ये किसके बराबर आ गया अब आपके पास, दिस इज इक्वल टू क्या, वी एक्स इंटू क्या, डेल्टा टी के बराबर आ गया। ये आपके पास एस आ गया, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं, इसका इसका वॉल्यूम निकल जाएगा आपके पास क्या, ये वी एक्स इंटू डेल्टा टी अगर मैं कर दूं, तो वी एक्स इंटू डेल्टा टी से अब आपके पास क्या आ गया, दिस इज बेसिकली लेंथ, लेंथ ही आया आपके पास, डिस्टेंस क्या है लेंथ की फॉर्म में,
इनटू क्या कर दिया, एरिया ऑफ, जो आपके पास एरिया है किसका, इस जो फेस है क्यू फेस का, वो एरिया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया इनटू इनटू लेंथ क्या आ गया, वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट अभी कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास छोटी सी इंट्रोडक्शन थी अभी के लिए इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में। इससे आपको काफी हद तक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी आपको कि मैं क्या करना चाहता हूं और कैसे इसमें आगे मैं मूव करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा आगे मूव करता हूं। देखिए पहले तो मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपके पास लिखने वाला हूं, तो वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं, पर मैं फटाफट डायरेक्टली थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स लिख देता हूं। तो कंसीडर एन आइडियल गैस inside a vessel ठीक है, inside a vessel having volume v, having volume v, कंप्लीट वेसल का वॉल्यूम कितना है v, ठीक है। अब मैंने इतना तो आपके पास कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब सपोज एक और चीज मुझे सपोज करनी है यहां पे, सपोज a molecule is moving with velocity component vx of mass m भी लगा लीजिए, यहाँ पे ऑफ मास m लगा लीजिए, इजी हो जाएगा, फिर आगे मुझे m लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर सपोज ए मॉलिक्यूल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी कंपोनेंट vx, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट vx से मूव कर रहा है, तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई दैट इज v स्क्वायर, रिप्रेजेंटेड बाई v स्क्वायर इक्वल टू क्या, कौन सा स्क्वायर, vx का स्क्वायर, कंपोनेंट x के अलोंग्स का स्क्वायर, ठीक है, और vy का स्क्वायर एंड क्या, vz का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई आपके पास किसी एक मॉलिक्यूल की, अगर आपके पास ये डायरेक्टली मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास थ्री डायमेंशनल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी इसमें रहने वाली है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया। बेसिकली यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल ये मूव कर रहा है तो इसके थ्री कंपोनेंट्स बनेंगे, ये x कंपोनेंट अगर बना दिया, ये y कंपोनेंट बना दिया, ये z कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। तो ये vx हो गया, ये vy हो गया, और ये क्या हो गया, vz हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला काम आपके पास मैंने कर दिया, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दी थी कि मुझे इसको तीन पार्ट्स में करना है डेरिवेशन। अगर मुझे इसको तीन पार्ट में करना है तो अभी आपके पास कुछ एक चीजें मुझे और क्लैरिफाई करनी है, जो आपको यहाँ पे पहले क्लैरिफाई कर दूंगा, तो आगे फिर आपके लिए डेरिवेशन इजी हो जाएगी। अब क्या है, दिस v स्क्वायर जो है वो तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, लेकिन मुझे जो वेलोसिटी कंसीडर, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो सेम, एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो v स्क्वायर है वो किसकी टर्म में, एवरेज वेलोसिटी की टर्म में लिखूंगा, तो मैं ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखता हूं, ठीक है। ये जो आपके पास सिंबल्स हैं ये एवरेज के लिए यूज करते हैं, आपने नहीं किए होंगे यूज, लेकिन आपको आगे चल के ये यूटिलाइज करने पड़ेंगे, तो अगर आप अभी क्लैरिफिकेशन कर लेंगे तो आपके लिए काम आएगा। तो ये मैंने एवरेज लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो v स्क्वायर है, मतलब इसी को मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट का भी अब आपके पास क्या लेना पड़ेगा, मुझे एवरेज लेना पड़ेगा, y का भी क्या लेना पड़ेगा एवरेज, और z का भी क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि x कंपोनेंट की जो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगी वो भी क्या लेनी पड़ेगी, इन दी फॉर्म ऑफ इट्स एवरेज लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये लिख दिया मैंने क्या, vx स्क्वायर का एवरेज, vy स्क्वायर का एवरेज, प्लस क्या, vz स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। देखिए अब यहां पे रेंडम मोशन की बात करूंगा कि मॉलिक्यूल इज मूविंग इन द रेंडम मोशन,
the molecules are moving randomly। आपको पहले ही मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दी है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके थ्रू ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई है कि रेंडमली मूव कर रहा है। तो मतलब Vx, Vy और Vz जो कंपोनेंट हैं वो भी क्या होंगे, एवरेज होंगे, और वो दो सभी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल मैं ले सकता हूं, क्योंकि तीनों क्या है, रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो तीनों का जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के क्या बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब एवरेज कंपोनेंट ऑफ Vx स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, एवरेज कंपोनेंट ऑफ Vy स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और एवरेज कंपोनेंट ऑफ क्या, Vz के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे सब जगह Vx सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी V स्क्वायर विल बी द सम ऑफ द क्या, Vx कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो मतलब क्या आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को आपने याद रखना है। ये मेरे पास इक्वेशन मैंने आपके पास 1 लिख दी। अभी मैं किसकी टर्म में लिखी अभी आपके पास, ये एवरेज वेलोसिटी की टर्म में लिखी मैंने। ठीक है, किसकी टर्म में, एवरेज वेलोसिटी की टर्म में मैंने ये निकाल दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये जो आपके पास मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसको यूटिलाइज करके कुछ एक आगे आपके पास डेरिवेशंस की तरफ मूव करना है, क्योंकि ये मुझे आगे चाहिए। तो मैंने इसको पहले आपके पास डिराइव कर दिया, ताकि आगे आपको फिर मुश्किल ना हो इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, हालांकि बहुत सारे बच्चे इस एवरेज सिंबल को देख के डर गए होंगे कि यस क्या है ये। ठीक है, लेकिन बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, कहीं अगर आपके पास अगर ज्यादा मुश्किल हो रहा है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वी एवरेज का स्क्वायर कर दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पे अगर आप इस डेरिवेशन को सीखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप ऐसे भी यूज करेंगे तो। अब मेरे आपको बोला था कि ये जो डेरिवेशन है वो आपके पास पहले ही मैंने क्या कहा है, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो चलिए मोमेंटम निकालते हैं अब इसमें। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट कर लेते हैं सॉल्व। पहली प्रॉब्लम हम अपनी सॉल्व करते हैं। दैट इज सबसे पहला हमारा काम था, क्या निकालना था हमने, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहला हमने क्या करना था, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम निकालना था। ठीक है, तो मोमेंटम निकालने के लिए मैंने आपको बोला है कि पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, और आपके पास कहां पे, स्पेस पे टकरा रहा है किस पे, क्यू पे। ठीक है, तो आपके पास अगर वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vx से मूव कर रहा है, और उसका मास क्या है, m है, तो मोमेंटम क्या होगा उसका, वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू Vx। ठीक है, अभी तो आपके पास क्या है, ये m इंटू Vx। ठीक है, सेकेंड टाइम अब आपके पास आफ्टर कोलिजन की बात करता हूं, तो द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन क्या रहने वाला है, क्योंकि कोलिजन जो है इलास्टिक है, तो आपके पास यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं कि mvx लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस mvx लिख दिया। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है मुझे इसमें। चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या, mvx माइनस माइनस mvx इक्वल टू क्या, 2mvx। जब आपके पास ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था पहले, और उसके बाद में, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, आपके पास क्या, चेंज इन मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ क्या, 2mvx। मतलब एक मॉलिक्यूल की जो कंट्रीब्यूशन रहने वाली है मोमेंटम के लिए, वो कितनी रहने वाली है, इट इज 2mvx की फॉर्म में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप इसको आगे भी लिख देंगे, -2mvx आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब आपके पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, 2 mvx जो आ गया इसका मोमेंटम आ गया। तो मीन्स टू से contribution by a molecule in the form of momentum कितनी आ जाएगी, सिंपली मैं लिखूंगा दैट इज क्या 2 mvx। अच्छा, अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी। अब एक बात आपको और क्लैरिफिकेशन देता हूं। मान लीजिए अगर 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन आई 2 mvx। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लिखता हूं तो 2 इंटू कितना आ जाएगा फिर 2 mvx। 3 लिखता हूं तो 3 इंटू 2 mvx। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंटम सेम रह रहा है सभी में, लेकिन आपके पास मॉलिक्यूल का नंबर मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो मुझे अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने कोलिजन यहाँ पे हो रहे हैं ऑन दिस वॉल, ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि आपके पास कितने कोलिजन यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब कितना मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन उसकी हो रही है जब वो क्या कर रहा है, इस वॉल पे कोलाइड कर रहा है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए, मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो चलिए उन पार्टिकल्स को मुझे यहाँ पे निकालना है तो उनको निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए अब इस चीज को, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको कैसे निकालना है आपको। अगर आप नोटिस करेंगे ये जो मैंने आपके पास डिस्टेंस s लिखा है, ये आपके पास जो vx इंटू डेल्टा टी है, उसके थ्रू मैंने एक जो वॉल्यूम निकाला है दैट इज vx इंटू डेल्टा टी इंटू ए करके जो मैंने वॉल्यूम निकाला है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ओनली दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गोइंग टू कोलाइड। और ये जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए आपके पास मैं x नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहा हूं, दीज पार्टिकल्स आर गोना बी अफेक्टेड बाय क्या, द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द गैस। किससे अफेक्ट करेंगे, वो पार्टिकल डेंसिटी से अफेक्ट करेंगे। मतलब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आपके पास वहां पे आने हैं वो डिपेंड करेगा उसकी नंबर डेंसिटी से। जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल की जो नंबर डेंसिटी है गैस की, उससे वो अफेक्ट होंगे। मैं आपके पास क्या बोला, आपको प्रॉपर्ली समझ आना इस चीज को। मैंने क्या बोला कि अब आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कुछ पार्टिकल्स हैं जो इस डिस्टेंस में है, जो कि यहाँ पे इस फेज पे आपके पास क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। कौन से, क्यू फेज पे कोलाइड कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं जो कोलिजन कर रहे हैं, वो ओनली वो पार्टिकल कोलाइड कर पाएंगे जो कि आपके पास इस डिस्टेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आपके पास ताकि आपको इस चीज को समझ आ जाए। ओनली दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स will be able to collide which are present in volume। लिखता हूं डायरेक्टली, इन वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है, दैट इज vx इंटू डेल्टा टी इंटू क्या a। ठीक है, ओनली हैविंग वेलोसिटी क्या vx। ठीक है, और किस टाइम इंटरवल में वो कोलाइड करेंगे, दैट इज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये डिपेंड करेगा आपके पास कि जो गैस की जो आपके पास नंबर डेंसिटी है वो क्या है। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर डेंसिटी ऑफ गैस, मैं यहाँ पे नंबर डेंसिटी डायरेक्ट लिखने वाला हूं आपको। ठीक है, मैं इसको डेराइव नहीं करूंगा, ठीक है, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। द नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस is going to affect the number of particles, in this volume कौन सा, that is vx into delta t into क्या a। तो अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकाल सकता हूं, जो नंबर डेंसिटी है वो क्या है अब आपके पास। ठीक है, तो पहले नंबर डेंसिटी क्या होगी वो आपको बता देता हूं, गैस की जो नंबर डेंसिटी, द
डायरेक्टली मैं यूज करने वाला इसको, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस मेरी रिलेशन को यहाँ पे कि नंबर डेंसिटी ऑफ गैस क्या रहती है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस इज गिवन बाय n इंटू एन ए ओवर वी। इससे आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मिल जाती है, ठीक है। अगर n इज द एवोगैड्रो नंबर, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स लिखता हूं क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, तो मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पार्टिकल लिखा होगा तो आप वहां पे मॉलिक्यूल कर लेना। यहाँ पे जैसे पार्टिकल लिखा है, यहाँ पार्टिकल लिखा है, तो मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, वहां मॉलिक्यूल, ठीक है। V इज द टोटल वॉल्यूम, V जो है आपके पास टोटल वॉल्यूम है आपके पास किसका, इस वेसल का, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम में निकालने हैं, कौन से, या ये जो वॉल्यूम है आपके पास इसमें निकालने हैं, तो वो कितने आ जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे इन वॉल्यूम, क्या आ जाएगा वॉल्यूम, Vx डेल्टा टी इंटू क्या ए में कितने आपके पास पार्टिकल आएंगे, जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर डेंसिटी से जो आपके पास गैस की है, वो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, ठीक है। तो मतलब क्या आ जाएगा n इंटू एन ए ओवर क्या v इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू ए। देखिए बहुत सारी बुक में आपके पास डायरेक्टली मोमेंटम निकाल के बताया है और उसको लेंथ के थ्रू आपके पास आगे एवरेज वेलोसिटी तक लेके हम उसको गए हैं, ठीक है। मेरे को वैसा कुछ नहीं करना है, मुझे आपके पास जो एक्चुअल है उसके थ्रू आपको बताना है। एक्चुअल आपके पास डेरिवेशन कैसे कर सकते हो आप इसकी, तो वो आपके पास मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे हो गया। तो मीन्स टू से इस इक्वेशन को मैं अगर इक्वेशन 2 मानूं तो भी चल सकता है मेरा काम, ठीक है। अब मुझे आपको एक और क्लैरिफिकेशन देनी थी कि क्या जो नंबर ऑफ कोलिजन्स यहाँ पे होने वाले हैं उसकी बात कर लेता हूं पहले, क्योंकि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वही आपके पास हम उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी half of the molecule, half of the total number of molecules that are going to collide, that are going to collide। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं क्या है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कभी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, सिर्फ एक टाइम एक सेकंड पे बात करता हूं, मान लीजिए एक सेकंड पे इस ये आपके पास एक फेज है, दैट इज आपका फेस है। इस फेस पे एक सेकंड पे एक ही मॉलिक्यूल एक टाइम पे क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं एटम लेता हूं तो दो एटम एक टाइम पे तो कोलाइड नहीं कर सकते, इसमें ओनली एक ही कर सकता है। तो इसका मतलब दो में से क्या हो गया, टोटल हाफ हाफ ही क्या कर सकते हैं, स्पेस पे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया कि हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी टू गेट द कोलिजन विद द किसके साथ, जो आपके पास वॉल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने अभी ऊपर काउंट किए, n इंटू एन ए ओवर वी इंटू क्या आ जाएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू क्या ए। ये मैंने निकाल दिया आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अब मैंने नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स निकाल ली हैं। अब मुझे डायरेक्टली क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। और एक पार्टिकल का मोमेंटम मैंने निकाल दिया है, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाल दिया है। अब इन जो आपके पास ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले इनका मोमेंटम निकाल लेता हूं, ठीक है। तो द मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, अब मैं ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं उनका मोमेंटम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने आए नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल 1/2 n इंटू एन ए ओवर वी इंटू क्या वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू क्या ए इंटू क्या हो जाएगा 2 mv x,
देखिए 2 से 2 कैंसल आउट, अब इसमें और क्या बचा, और आपके पास Vx एंड Vx स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, n इंटू, देखिए स्मॉल m है, यहाँ पे इसको ये लिख दिया स्मॉल m, ठीक है, और यहाँ पे इंटू क्या आ गया, एन ए आ गया, साथ में आ गया Vx का स्क्वेयर, ये आपके पास Vx स्क्वेयर इंटू ए इंटू क्या आ गया, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, V आ गया। अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास m इंटू क्या है, दैट इज एन ए, ठीक है, वो क्या है, दैट इज कौन सा, ये इतना सा देखो, अब आपके पास ये m इंटू एन ए किसके बराबर है, दैट इज मोलर मास के बराबर है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपके पास यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये क्या लिख दिया, n इंटू मोलर मास m इंटू क्या, वी एक्स स्क्वेयर इंटू ए इंटू डेल्टा टी ओवर क्या, v, बिकॉज, क्यों, क्योंकि आपके पास n ए, ये है आपके पास, चलो इसे ऐसे लिख दिया, m इंटू एन ए किसके बराबर आ गया आपके पास, दिस इज मोलर मास के बराबर, दैट इज m के बराबर है, ठीक है। तो चलो अब आपने ये निकाल दिया, दैट इज क्या, मोमेंटम, बेसिकली दिस इज द मोमेंटम ऑफ दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगला काम जो स्टेप 2 था, मुझे क्या निकालना है अब आपके पास यहाँ पे, दैट इज अब निकालना है मुझे, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है, तो चलिए सेकंड स्टेप इज द फोर्स। तो सेकंड स्टेप अब डिस्कस करता हूं, दैट इज फोर्स का। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, वैसे ही वही करना है मैंने, अकॉर्डिंग टू क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। तो मींस टू से अब ऊपर जो मैंने यहाँ पे मोमेंटम निकाला है, अगर मैं इसको किससे, टाइम से डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी से, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्या, जो मैंने ऊपर निकाला आपके पास, एन इंटू एम इंटू क्या, वी एक्स स्क्वेयर डॉट ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई वी इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 1 ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, क्योंकि अब आपके पास ये क्या बनाना था मुझे, फोर्स, तो फोर्स अब आपके पास बन गई। तो बेसिकली आपके पास क्या बन गया, एन इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वेयर इंटू क्या आ गया, ए ओवर क्या आ गया, दिस इज वी, ठीक है, क्या आ गया, वी आ गया। अब अभी भी आपके पास ये जो है आगे इक्वेशन मेरे पास सॉल्व नहीं हुई है। अब मुझे यहाँ पे सेकंड से थर्ड पॉइंट पे जाना है, मुझे क्या निकालना है, प्रेशर, जहां तक आपने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे पहुंचना है। तो थर्ड पॉइंट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो प्रेशर क्या होता है अब आपके पास, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स आपके पास दी गई है ऊपर क्या, एन इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वेयर डॉट ए इज द एरिया, वी ओवर क्या आ गया, ए, तो ए से ए कट गया, तो मीन्स टू से अब आपके पास क्या बन गया, एन इंटू एम डॉट वी एक्स स्क्वेयर ओवर क्या, दिस इज वी, तो इसको मैंने पी लिख दिया। अब देखिए, अब आपके पास यहां पे मैंने प्रेशर निकाल दिया है, अभी भी आपके पास इक्वेशन वहां तक नहीं पहुंचे हम जहां तक हमने पहुंचना था, ठीक है। बेसिकली ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्म है जो कि रिजेंबल करती है परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसको रिजेंबल करती है, ये जो ऊपर इक्वेशन है, दैट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती हैं, तो उनमें से अब आपके पास परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट को ये क्या कर सकती है, रिजेंबल कर सकती है, करती है, ठीक है। अब मुझे इसको देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि वी एक्स स्क्वेयर इज द क्या, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और वो मैं आपके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट वेरी कर सकता है, एक्स एक्सिस जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है कौन सा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वेरी कर सकता है, तो इट्स बेटर कि मैं क्या लूं, अब आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए जो एक्स कंपोनेंट है
वो भी क्या लूं, इन द फॉर्म ऑफ इट्स एवरेज लूं, ठीक है। तो देयरफॉर ऑन रिप्लेसिंग, मैं रिप्लेस करने वाला हूं अब आपके पास वी एक्स स्क्वेयर किससे, अब आपके पास दैट इज एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वेयर से, इससे मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं अब आपके पास, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी आपके पास मेरे पास जो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर निकाला जाता है वो भी क्या होता है, बेसिकली एवरेज होती है, वो भी क्या होता है, टोटल एवरेज कंसीडर किया जाता है। जो टोटल मॉलिक्यूल की जो कंट्रीब्यूशन है उससे जो आपके पास प्रेशर जनरेट होता है गैसेस के थ्रू, ठीक है, वो एवरेज प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे इसीलिए आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसका भी क्या ले लिया मैंने, एवरेज ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू के निकालने के लिए मैंने आपके पास ऊपर एक रिलेशनशिप डिराइव किया। क्या डिराइव किया था, वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपको पता है कि मैंने क्या लिखा था, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 3 क्या वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। मीन्स टू से अब आपके पास यहां पे अगर मुझे वी एक्स स्क्वायर निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ वी एक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज 1/3 ऑफ वी क्या एवरेज का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब एक्चुअल में जो मैं आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता हूँ वो वी रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बेसिकली अब आपको मैं बता देता हूँ कि वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। वी रूट, क्योंकि अभी नहीं आपने पढ़ा होगा, आगे अगर आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे, तो वी रूट मीन स्क्वायर इज वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज जो वी एवरेज है का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है, मतलब रूट ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी ले लिया मैंने ये, ठीक है। अगर ये रूट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है वी रूट मीन स्क्वायर, तो वी रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं मैं, ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 क्या वी रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या अब मैं इसको वी एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, ये p कहां पे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसमें, ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अब आपके सब्स्टिट्यूट कर दी तो p इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 आ गया, क्योंकि इसकी इसकी जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। n एस एच है, m एस एच है, ठीक है। नीचे अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास v, और यहाँ पे क्या आ गया, v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। अब अगर आप v को उस तरफ ले जाओ तो आपके पास इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, दिस इज 1/3 क्या m n, सॉरी चलो n, m कैपिटल लिख रहा हूं अभी आपके पास, क्योंकि मैंने m कैपिटल लिखा है मोलर मास के लिए, m n इंटू क्या v रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो रिलेशनशिप एंड में बना, ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये आपके पास हमने डिराइव करना था और मैंने आपके पास इजिली डिराइव भी कर दिया। अगर आपको नहीं पता चला होगा तो आपने पूछ लेना है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ये बहुत मतलब जो बेस्ट तरीका है वो आपके पास इस डेरिवेशन का, वो आपके पास उसके थ्रू जहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपने कमेंट करना है, कोशिश करूंगा मैं इसको समझाने की और ज्यादा बेटर तरीके से, और जल्दी ही कोशिश करूंगा कि इसकी एनिमेशन की फॉर्म में मैं इसको आपके पास सामने ला पाऊं। तो प्लीज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कमेंट कर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।